आज के इस वीडियो में हम DECE 1 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है, शीर्षक है विकास में खेल का महत्व क्या क्या है। तो इसमें से एग्जाम में ना कई महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जैसे विकास में खेल की क्या भूमिका है, खेल बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है, भाषाई विकास में कैसे सहायक है ना। तो ये सारी चीज़ें 4-5 तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, खेल क्या है, विकास में खेल की भूमिका, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, कल्पना सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, शारीरिक क्रियात्मक विकास को बढ़ाता है, भाषाई विकास को बढ़ाता है, बच्चे इससे सामाजिक होना सीखते हैं, भावात्मक विकास में ये सहायता करता है, खेल बच्चों के विकास को जानने का एक माध्यम है या सीखने का माध्यम है। अब फिर लास्ट में आएगा खेलों के प्रकार और उसे प्रभावित करने वाले कारक। तो जो खेल होते हैं, तो खेल हम मानते क्या है, मतलब ये सच बात है कि जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें खेलना पसंद होता है। सभी बच्चों को खेलना पसंद होता है, भले ही वो किसी भी परिस्थिति में रहें, उन्हें खेलना बहुत पसंद होता है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसे किसी चीज़ का जरूरी नहीं है कि उसे खिलौना ही चाहिए, अगर उसे कोई और वस्तु गिरी मिल जाए, वो उसे उठा के भी, हमने देखा होगा ना, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसे उठा के मुंह में लेने लगता है, उसे देखने लगता है, थोड़ा बड़ा वो समझने लगता है उसके बारे में, तो उसी से वो खेलने लग जाता है। और इसी खेल खेल में क्या वो बच्चे सीखते हैं। तो इस चैप्टर में हम ना खेल की विशेषताओं को जान पाएंगे, बच्चे के विकास में खेल की जो भूमिका है उसे समझ सकते हैं, खेलों के प्रकार, जो विभिन्न प्रकार के खेल है ना, उनके बारे में जान पाएंगे, बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर सकेंगे, और बच्चों के जो खेल है ना, उनके अवलोकन द्वारा कि जैसे उनका जो विकास है ना खेलों से कैसे होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पहला है, खेल क्या है। खेल क्या, सभी बच्चे खेलते रहते हैं, सभी बच्चे मिलकर चुपचाप बैठे रहे, कुछ ना करे तो कोई आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। वास्तव में यह संभव है ही नहीं। एक्चुअली जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो उनका अधिकार भी है खेलना, और वो उनका स्वभाव है। सभी बच्चों का स्वभाव है खेलना, कोई बच्चा थोड़ी देर भी शांत नहीं बैठ सकता है। हम अगर जैसे बच्चों को कह देंगे ना 2-4 मिनट, 1 या 2 मिनट बैठेंगे, उससे ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते हैं। उछलना कूदना, इधर उधर कुछ बोलना, बोल के खेलना, कुछ भी, कुछ ना कुछ बच्चे ढूंढ ही लेते हैं बहाना। तो जो बच्चे हैं, बच्चे के साथ साथ बड़े भी, हम लोग भी, अगर कोई रहता है ना कि कभी बोर हो जाए, कुछ भी हो, तो हम लोग भी खेल खेलते हैं। जैसे बड़े होने के बाद भी बच्चे, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। अब जरूरी नहीं है कि खेल कुछ खिलौनों से ही हो, खेल कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बच्चा है, वो बगीचे में पानी देने वाले पाइप को उठा लेता है, ऊपर नीचे करता है पाइप को, पाइप से पानी गिरता है, उसी से खेलने लग जाता है। कभी उसके साथ कभी कुछ करता है, कभी कुछ, मतलब उसी के साथ उसे खेलने लग जाता है। अब उस खेल खेल में वह सीखता भी है कि अच्छा, मैंने पाइप को इधर से दबा दिया तो इधर से पानी निकलेगा, ऐसे फव्वारे की तरह पानी निकलेगा। तो बच्चा खेल के अन्वेषण भी कर रहा है, और उससे ना उसे सीखने को मिल रहा है कुछ नई चीज़ें। दूसरा, एक बच्ची है, वो ज़मीन पे बिछी हुई चादर पर लेट रही है और हाथ पैर हिला रही है। तो जैसे चादर का कोना उसके मुंह में, हाथ में आ गया, तो उसे मुंह में डालने की कोशिश करे, फिर निकल जाती है। फिर उसे कोई खिलौना दो बच्चे को, उसे मुंह में डाल लेती है। थोड़ी देर बाद बच्चे को कुछ हाथ उसने मारा, उसके बगल में कुछ चीज़ पड़ी मिली, उसे उठा के फिर मुंह में डाल लेती है। तो बच्चा क्या है, उसे यही चीज़ है, उसके लिए यही खेल है, क्योंकि वो 5 महीने की बच्ची है, तो उसे उठ के तो वो खेल नहीं सकती है, उसे उसी में मजा आ रहा है। हम फिर से निकालेंगे, वो फिर से मुंह में लेगा, हम फिर से निकालेंगे, वो फिर से मुंह में लेगा बच्ची। तो ये उसके लिए खेल है। अब 8 वर्षीय लड़कों का समूह खुले मैदान में खेल रहा। बच्चे जैसे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो क्या वो खेलने लग जाते हैं, और वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई उसको पकड़ रहा है, फिर मिलके वो पकड़ लेते हैं सब बच्चों को। तो ये उनका खेल है, उनका खेल है पकड़ी पकड़ी, और वो अपना खेल खेल रहे हैं। अब उन बच्चों से कहीं क्या खेल रहे हैं, तो हो सकता है कोई बता पाए, कोई नहीं बता पाए, लेकिन उन्हें पता है कि वो क्या खेल रहे हैं। बच्चे अपनी मर्जी से और अपने पसंद के खेल खेलते हैं। अब खेल की सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये आमोद प्रमोद है, मतलब इससे ना हंसी मजाक, खुशी मिलती है। किसी को भी, हम बड़े लोग भी खेलते हैं, उन्हें भी खुशी मिलती है।
इससे मजा आता है। कोई ना कोई ऐसा क्रिया कार्यकलाप जिससे बच्चों को आनंद मिलता है, वह खेल ही है उसके लिए। एक ही कार्यकलाप किसी के लिए खेल हो सकता है तो दूसरे के लिए काम हो सकता है ना। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें लगे कि ये तो हो बोरिंग है, कितना काम है ये, और दूसरे आदमी को लगता है अरे ये तो खेल है, खेल खेल में कर दूंगा मैं। तो ये भी हो सकता है कि एक लोग के लिए जो काम है दूसरे के लिए वो खेल हो सकता है। जैसे जब बच्चे कक्षा में सिक्कों की पहचान करना सीख जाते हैं, तो जैसे बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है कि ये इतने रुपए हैं, इतने पैसे हैं, तो वो काम सीख रहे हैं। उस टाइम वो सीखते हैं। फिर बच्चे खेलते हैं, खेल खेल में कि 10 रुपए की चीज़ झूठ मूठ में, तो उस तरह से वो खेलते हैं। बाजार जाते हैं, उससे बच्चे क्या है कि अच्छा हमारी मैम ने ये बताया था हमें, हम भी देंगे, हम काउंट करेंगे। इस तरह से बच्चे कई बार जिद करते हैं ना, मैं काउंट करूंगा, मैं पैसे दूंगा, इतने इतने रुपए होते हैं। भले उसे काउंट करना ढंग से आए ना आए, लेकिन वो सीख रहा है, तो उससे उसे उसी को खेल मान लेता है, और उसमें वो फिर आगे सीखता है। यह भी उसके लिए खेल बन जाता है। खेल अपने आप में आनंददायक है। बच्चों को इससे ना संतोष मिलता है। जैसे कोई बच्ची सीढ़ी पे चढ़ती है, कूदती है, ऐसे स्लाइड पे चढ़ रही आ रही है, तो इससे क्या उसे बहुत खुशी मिलती है कि मैं जा सकती हूँ, पर मैं नीचे भी आ सकती हूँ। इस तरह से बच्ची को खुशी मिलती है। उसके क्रियात्मक कौशलों का विकास भी होता है इससे। खेल ऐसी क्रिया है जिससे बालिका स्वेच्छा और खुशी से हिस्सा लेती है, अर्थात खेलने के लिए उस पर कोई दबाव भी नहीं डाला जा रहा है, और खेल में उसका योगदान सक्रिय होता है। क्योंकि खेल के लिए हम ज़बरदस्ती नहीं करते बच्चों को कि ये खेल। बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं, तो उसमें अपना पूरा योगदान भी बच्चे देते हैं। वयस्क प्राय ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो इस क्रिया के बारे में गंभीर नहीं होते। यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो उन्हें पता होता है ना कि कितने सीरियस होके खेल रहे हैं। हमें वो छोटा सा खेल लगता है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो खेल रहे हैं, लेकिन क्या पता वो कितना गहरा सोच के उस खेल को खेल रहे हैं, उससे वो क्या क्या सीख रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों को पता होता है। उनकी खेल के अपने अपने वो खुद नियम बनाते हैं, अपने कुछ कायदे होते हैं। उन्हें ना, जैसे अगर हम ये कहेंगे ऐसा करो ऐसा मत करो, तो बच्चों से कभी पूछ के देखो तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमारा ये रूल नहीं है। तो बच्चे अपने नियम खुद बनाते हैं। कई शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की है कि बच्चे और वयस्क अपना काफ़ी समय खेल में ही क्यों व्यतीत करते हैं। तो ये सब ना अलग अलग इसके विचार मिले हैं इससे कि भाई क्यों खेलते हैं। तो इससे किसी का कहना है कि है ना, जैसे खेल है उससे ना जीवन की समस्या और वास्तविकताओं से पलायन है, कि जिस टाइम हम खेल खेल रहे होते हैं ना, उस टाइम हम थोड़ा सा खेल में ही खो जाते हैं, और जो हमारे जो आसपास टेंशन वगैरह होती है ना, थोड़ी देर के लिए हम उसको भूल जाते हैं। वह दुखों को भुलाने का माध्यम है। कुछ लोग कहते हैं कि खेल एक विश्रामदायक क्रिया है, कि जैसे अगर हम दिन भर का काम हम कुछ करके आए हों, या फिर हम पूरा दिन समझो कि बिजी रहा हमारा किसी भी चीज़ में, तो उससे थोड़ी सी शांति पाने के लिए ना खेल खेलते हैं लोग। इससे कई लोग मानते हैं कि शरीर से ना अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है। जैसे कि शरीर क्रियात्मक कोई भी खेल है ना, स्थूल विकास का, तो उसमें जैसे क्रिकेट खेलना हो गया, फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब खेलना हो गया, पकड़ा पकड़ी, ये सब क्या है, इनसे शरीर की कुछ अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होती है। तो कई लोग ये भी मानते हैं कि ये अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने के लिए होता है। तो सबका अलग अलग मानना है। कई लोग ये मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं ना, इससे वयस्कों की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सीखते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, तो नॉर्मली तो उनकी कोई बात सुनता नहीं है, हम लोग बड़े नहीं सुनते, लेकिन वो क्या है अपने खेल में कि अच्छा तू चोर बनेगा मैं पुलिस बनूंगा, इस तरह से ना, तू टीचर बनेगा तू स्टूडेंट बनेगा, इस तरह से वो वयस्कों की नकल करते हैं, और वो अपने आप को समझो कि भावी जीवन के लिए तैयार भी कर रहे होते हैं। अब इन सारी बातों से एक चीज़ तय हो जाती है कि बच्चे खेल से बहुत कुछ सीखते हैं। इनके विकास को खेल से गति मिलती है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा खेलने के ना अवसर नहीं मिलते, तो वो थोड़े से ना पीछे रह जाते, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे कि अनाथ आश्रम या कोई भी जो और संस्था है ना, जहाँ पे बच्चे को इतना खेलने को ना मिला हो, तो उसमें कुछ अनुसंधान किया गया है, तो पाया गया है कि ये बच्चे थोड़ा सा
उन बच्चों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं जिन्हें ना संज्ञान करने का, खेल खेलने का, ये मुक्त खेल खेलने का ज़्यादा अवसर मिला हो, क्योंकि वहाँ पे एक ही पालनकर्ता होती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हर किसी को वो पूरा टाइम नहीं दे पाती है। और वहाँ पे शारीरिक देखभाल को अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि बच्चों के कपड़े बदलना, खाना देना, स्वास्थ्य की जांच करना। अब वहाँ पे ये सब होता है, लेकिन जो खेल क्रिया है, भावात्मक क्रिया है, उसका अभाव रहता है, क्योंकि टाइम नहीं रहता किसी के पास, क्योंकि पालनकर्ता कम होते हैं और जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जैसे कई बार शिशु को जिन पालनों पे लिटाया गया था वे चारों ओर से कपड़े से ढके हुए थे, जिसके कारण शिशु को पालने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या देखेगा, क्या सीखेगा? खिलौने भी इतनी दूर लटके हुए थे कि बच्चे पहुंच नहीं पाते थे। बच्चों का सारा दिन पालने में लेटे लेटे ही बीतता और कोई नया देखने सुनने को मिलता नहीं है। तो इसीलिए ना जिन बच्चों को खेलने का मौका मिलता है उनका संज्ञानात्मक भाषा संबंधी विकास ना तेज होता है, और जिनको ये मौका नहीं मिलता उनके विकास में ये थोड़ी गति इनकी ना धीमी पड़ जाती है। अब यहाँ पे कुछ खाली स्थान है। जैसे निम्नलिखित शब्द बच्चों की खेल क्रियाओं की विशेषता है जिनके बारे में आपने इस भाग में पढ़ा। इन शब्दों को घुमा फिरा कर लिखा गया है, इन्हें सही रूप से दी हुई जगह में लिखिए। जैसे तुम की, किंतु। जैसे अब इसमें इसका क्या क्या मतलब है? इसमें की बाद में लगा दिया, तू पहले लगा दिया, तो हमें इसको उल्टा करके लिख देना किंतु। तो अब जाम है, जाम, अब इसको हम क्या लिख देंगे? मैं पहले लिख देंगे, जा बाद में, तो आ जाएगा मजा। अब ये आ गया चछी स्वेक, तो इसमें हम लिख देंगे स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। तीसरे का तो तो इसमें हम लिख देंगे संतोष। यह सक्री, ठीक है, इसको हम लिख देंगे सक्रिय। ये सब उल्टा सीधा शब्द एक इधर दिया गया, हमको उनको ना सीधा क्रम से लगाना है। विकास में खेल की क्या भूमिका है? अब खेल क्या है? संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि खेल निम्नलिखित, मतलब ऐसे 2-3 करके भी पूछ सकते हैं कि इन विकास में कैसे सहायता देता है। अलग भी आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास को कैसे बढ़ाता है खेल। तो जैसे बच्चे होते हैं वो मतलब पहले से ही, बचपन से ही ऐसे रहते हैं ना, जिज्ञासु की, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। वो खोजबीन करते हैं अपने आसपास, वो कोई भी चीज़ उन्हें नई दिखती है ना उसे उठाते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर बोल नहीं पाते तो खुद से उठा उठा के देखते हैं, थोड़ा बोलने सीखते हैं, उससे तुरंत क्या है, क्यों है, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर पूछते हैं और उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इससे क्या उनको खोजबीन करने का अवसर मिलता है, घटना वस्तुओं का पता लगा सकते हैं वो। जैसे एक बच्ची है, वो खेल खेल में मिट्टी के बर्तन की विशेषताओं के बारे में जान जाती है। एक बच्ची है, जैसे उसने बर्तन को देखा, खेलने लगी, फिर उसमें मिट्टी भरेगी, फिर खाली कर दी, ऐसे करके ना वो धीरे धीरे खेल रही थी। फिर जैसे बर्तन टूट गया उसने देखा कि ये क्या हो गया, फिर दोबारा उसने सीढ़ी पर रख दिया, दूसरा टुकड़ा गिर गया, फिर उसका और टुकड़े हो गए। तो क्या उसने देखा कि इन टुकड़ों को फिर से उठा उठा के, अच्छा ये फिर से टूटेगा क्या। इससे वो सीख रही है कि जो मिट्टी से बनी चीज होती है वो टूट जाती है। अब राधा ने कई बार टुकड़ों को संतुलित करने की कोशिश की, गिरते हुए देखा। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई, उसके मस्तिष्क में आया होगा क्या यह टुकड़ा भी गिरेगा, गिरा तो क्या टूटेगा। तो इस तरह से ना बच्चे क्या अपना प्रयोग करके देखते हैं खुद से, खेल खेल में वो खेल भी रही है और वो सीख भी गई है, और खुद से ही सीख रही है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, तो आगे अगर वो मिट्टी की कुछ चीज़ गिरी, उससे टूटी, या फिर मिट्टी की चीज़ उसके हाथ में रही, तो उसे ये बात ध्यान रहेगी कि ये चीज़ गिरेगी और ये टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगी। अब जैसे बच्चा होता है वो अपनी इच्छा से खेल खेलने के लिए स्वतंत्र होता है, इस कारण ऐसे खेल खेलते हैं ना तो ज़्यादा कठिन और ना सरल, मतलब ऐसे जिनको वो खुद खेल सके, खुद उनके बारे में जान सके, समझ सके, और जिसे खेलने में उसे मजा आए। जैसे ये देखिए 2 बच्चे हैं, अब इनको पता थोड़ी ना क्या करना है कैसे, लेकिन कभी देखा होगा खेल खेल में पौधों से दोस्ती कर रहे हैं, पेड़ हुआ है।
अब इन्हें ये थोड़ी ना पता ये ऐसे होता है ऐसे, लेकिन कभी देखा होगा, उसी में इनको मजे आ रहे हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे अपने खेल के क्रियाकलापों से सीखते हैं, संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बच्चे को अगर किसी चीज को बताया जाए ना, बताया जाए तो वो इतना नहीं समझ पाता, जितना बताने के बाद वो खुद करके देखते हैं ना, उससे उनको ज्यादा पता चलता है। जैसे कोई भी किसी से हम अच्छा ये चीज कैसे बनाई तूने, और वो बताएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमें समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे ना कि अच्छा आ गया। जो हम अगर जाएंगे दोस्त के पास, वो बना के दिखा रहे हैं हमें, तो हम अरे हाँ ये तो बहुत आसान है, तो ज्यादा समझ सकते हैं। तो इसलिए बच्चे को क्या है, खुद से करके देखता है ना, जब ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा सीखता है। अब खेल में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो खेल के अंदर ना पालनकर्ता की क्या भूमिका रहती है। अब यह तथ्य है, बच्चे कुछ करने से ही सीखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पालनकर्ता की भूमिका नहीं है। जैसे माता पिता है ना, उनको भी उतना और ध्यान देना पड़ता है बच्चे को। अब ये नहीं खुद सीख रहे हैं तो खुद ही सीखेंगे। जैसे कि वो बच्ची जिसने मिट्टी के टुकड़े टूटते देखे हैं, तो हम ये कह नहीं सकते कि उसे सीखने पे वो बात समझ आई या ना आई, या उसके पास टुकड़ा नहीं गिरता तो क्या कैसे सीखती वो। तो इसके लिए तो पालनकर्ता ही जिम्मेदार है ना, वो ही सिखाएंगे। जैसे अगर बच्ची को कुछ समझ में नहीं आया, तो बच्ची क्या करती कि है ना, बर्तन टूट गया, तो पालन करता रहेगा, पालन करता बच्ची से कहेगा कि तुमने तो बर्तन को तोड़ दिया, टूट गया बर्तन, लेकिन देखो छोटे छोटे टुकड़े नहीं टूटे। अब बच्ची ने देख लिया था कि छोटे टुकड़े जो हैं वो, हाँ ये नहीं टूटे, और वो पत्थर वाली पक्की जगह पे फेंकेगी, तो अरे ये तो नहीं टूटा, कच्ची जगह पे ये तो टूट गया, कच्ची जगह पे फेंकेगी तो पता चलेगा अच्छा यहाँ पे गिरने पे ये नहीं टूटता। तो इस तरह से ना, अगर पालन करता कुछ थोड़ी बहुत बच्चे की हेल्प करे ना, तो बच्चे का और थोड़ा सा अधिक विकास होता है इसमें। जैसे खोज को विस्तृत कर देते हैं पालन करता, इससे जैसे बच्चों को फिर नए नए और प्रयोग करने को मिलते हैं। तो इसलिए ना माता पिता को भी बच्चे को और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनको हतोत्साहित करना चाहिए। अंत में पालनकर्ता को सदैव इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे स्वयं कुछ खोजेंगे। उन्हें ना कुछ ऐसी गतिविधि का आयोजन करना चाहिए जिसके द्वारा बच्चे खुद से सीखते हैं, नया सीखें। जैसे कि कुछ अलग अलग तरह की वस्तु लो, कुछ पानी में तैरती हो, कुछ डूब जाती हो। बच्चों को अब करके नहीं दिखाना है, करके दिखाना हो तो बस एक बार दिखाओ, फिर बच्चों को करने को कहो, और फिर बच्चों से पूछो कि अच्छा बताओ, ये तो पानी में डूब गई, ये क्यों नहीं डूबी। बच्चे खुद से करेंगे तो बच्चे फिर जान पाएंगे अच्छा ये चीज़ डूबती है, ये चीज़ नहीं डूबती, फिर बच्चों को बताओ कि क्यों नहीं डूबती। इससे बच्चे खुद से जब ये प्रयोग करेंगे तो अधिक सीखते हैं। तो ये सब कार्यकलाप है ना, ये माता पिता बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कर सकते हैं। या जो शालापुर केंद्रों में पालन करते हैं, वो सब इसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो पालनकर्ता बच्चों को खेल के माध्यम से रंग, आकार, मौसम, इन सब की जानकारी दे सकते हैं, और इनके विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। अब खेल में बच्चे के कल्पना करके अलग अलग भूमिका निभाते हैं। जैसे क्या था, गुड़िया गुड़िया भी रहेगी तो मेरी गुड़िया प्रिंसेस है, मेरी गुड़िया ये हो गई, आज ये कह रही है, आज खाने में ये खाना है। इस तरह से वो नई नई कल्पना करती हैं। अब बच्ची क्या कहती है कि खेल खेल रही है एक बच्ची, दूसरी को कहेगी, या फिर जैसे डॉल है, डॉल को रख लेगी और डॉल से ही कहेगी कि चलो आज तुम्हें टॉफी नहीं मिलेगी। डॉल कह रही है कि टॉफी चाहिए, लेकिन फिर बच्ची कहेगी नहीं टॉफी नहीं मिलेगी, उससे दांत सड़ सकते हैं। क्योंकि उसने कभी ये सुना होगा, तो ये कल्पना कर लेती है, और फिर वो चीज़ कल्पनाओं को ना वास्तविक रूप देने की कोशिश करती है अपने खेल खेल में। जैसे वो अपनी माँ की नकल कर रही हो। अब ये क्या है, नकल करना, नाटक करना भी खेल का अभिन्न हिस्सा है। इससे नई नई चीज़ें सीखती है बच्ची। जैसे एक टूटी प्लेट 3 वर्षीय बालिका के लिए टेबल बन जाती है। जैसे क्या है, हम हमारी चीज़ें घर में कुछ भी टूट गया, हम जैसे एक डब्बा ही ले लो, हमारा कोई सामान आया डब्बे में, हमने वो डब्बा लिया और हम उसे फेंक देते हैं। सामान निकाला, फेंक दिया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसमें सामान भरेंगे, कहेंगे कि ये हमारा सूटकेस है। बच्चे उसे पकड़ के धक्का लगाएंगे, उस पर रस्सी बांधेंगे, कहेंगे ये तो हमारी ट्रेन बन गई। तो बच्चों के लिए नई नई चीज़ें अपने लिए खुद बना लेते हैं बच्चे।
बच्चे जो हैं वो जंगल से गुजरने, नदी पर पार करने, डकैतों से लड़ने का नाटक करते हैं। अब ये सब ऐसे मतलब हमें पता है कि कोई डब्बा है वो ट्रेन नहीं बन सकती, लेकिन बच्चे अपनी कल्पनाशीलता से ये सब कर लेते हैं। ऐसी और ऐसी जो बच्चे जब ऐसी क्रियाएं करते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। इसी से बच्चे के नए नए मौके मिलते हैं उनको अन्वेषण के, और वो सीखते हैं। खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। अब ये कैसे देता है देखिए, शारीरिक और क्रियात्मक, अब खेल होते हैं, बच्चे खुद से खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी, भागा दौड़ी करते हैं, है ना। ऐसे ही तो बच्चे का शारीरिक विकास तो होगा ही। जैसे अब एक छोटी सी बच्ची है, उसके आगे माँ ने झुंझुना रख दिया, बच्ची उसकी आवाज़ सुनेगी धीरे धीरे धीरे। जैसे उस आवाज़ को बंद करके झुंझुने को साइड रख दो तो बच्ची को आवाज़ नहीं आ रही, बच्ची देखेगी अच्छा माँ वो हिला रही थी तो उससे आवाज़ आ रही थी, बच्ची खुद से उसके पास पहुँचने की कोशिश करेगी। ना पहुँच पाए, अगर बच्ची चल नहीं पाती तो हाथ दे दे के मारेगी, हाथ मारेगी और कोशिश करेगी कि वो खिलौने तक पहुँच जाए और उसे बजाएगी। तो धीरे 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 वह ना कोशिश करते करते वो ऐसा कर लेती है और वो बहुत खुश होती है। कई कई बच्चे होते हैं जैसे ईंट की लाइन बना देते हैं, कोई कहता है कि अच्छा मैं इस एक एक पैर रख के चलूँगा, कोई कहता है हम जंप करके चलेंगे। तो बच्चों का इससे शारीरिक विकास होता है, इनकी मांसपेशियों का। बच्चों के जैसे गड्ढे खोदना, पत्तियों के हार बनाना, कलर करना, पकड़ा पकड़ी, स्लाइडिंग से खेलना, ये सब, इन सब खेलों में बच्चे का विकास होता है, शारीरिक विकास। खेल भाषाई विकास में भी सहायक होता है। अब भाषा से कैसे सीखते हैं बच्चे, जैसे बच्चा क्या है, जब बोलना सीखता है, सुनना सीखता है, तो बच्चों के माता पिता के साथ बातें बातें करता है। तो कई कई बच्चे क्या रहते हैं, जैसे छोटे होते हैं तो उन लोगों के लिए जो शब्द होते हैं ना, बोलना, भाषा, वो बबलाते हैं, है ना, कूजन करते हैं, उनके साथ माता पिता भी करते हैं, वो फिर से उनकी प्रतिक्रिया में वापस बबलाते हैं, कूजन करते हैं। तो वो छोटे बच्चों के लिए खेल क्रिया है। बड़े बच्चों के लिए ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज़ है, हम खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं कि चलो सर्कल बनाएं, चलो सर्कल बनाएं, चलो बॉल की जैसे सर्कल बनाएं, अब ये बनाएंगे, अब स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। इनसे क्या, इनसे बच्चे सीखते हैं, इन्हें बच्चों को अक्षर लिखना आता है, खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं इस तरह से। अब बच्चे क्या है, उसी चीज़ को अच्छे से सीखते हैं जिनको सीखने में उनकी रुचि होती है। जैसे कहानी सुनने से बच्चे, जैसे हम बच्चों को ना कहानी सुनाते हैं तो बच्चे ना कहानी रट लेते हैं। बच्चों को भले ही शब्द पढ़ना ना है, लेकिन अगर हम बच्चों को पेज दे देंगे ना, उस पेज में हमने जो बच्चों को पढ़ाया था ना वो पूरी चीज़ें बच्चे बोल देंगे। उन्हें ये नहीं पता होगा क्या शब्द कहाँ है, लेकिन फिर भी अब उससे बच्चों को पढ़ना तो नहीं है, लेकिन उन्हें बोलना आ जाता है। भाषाई विकास, धीरे धीरे वो पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे क्या भाषाई विकास होता है, खेल खेल में ही है। जैसे बच्चे छोटे छोटे पत्थर से कै अक्षर बनाए, धीरे धीरे करके वह कै की रूपरेखा से परिचित हो जाएगा। तो ये खेल क्रिया है कि छोटे छोटे कंकड़ दे दो या कलरफुल ब्लॉक दे दो। जैसे हम कई बार देखते हैं बच्चों के पास जो ब्लॉक्स होते हैं उनका बच्चे क्या करते हैं, टावर बनाते हैं। हमने देखो ये टावर बनाया, ये हमने 1 बना दिया इसका, ऐसे करके देखो हमने ना A बना दिया। इस तरह से बच्चे क्या, खेल खेल में भाषा का विकास भी हो जाता है उनका। खेल द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। जब माँ शिशु को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, सुलाती है, तो इससे ना बच्चे की अंतःक्रिया बढ़ती है माँ के साथ। और माँ के साथ क्या खेलती खेल ही होता है एक तरह से बच्चे का ये, क्योंकि उसका भावात्मक संबंध बढ़ता है माँ के साथ। माँ गोदी में लेके उसे निहारती रहती है ना, माँ देखती है कि है ना जो बच्चा है वो, उसका सही विकास हो रहा है नहीं हो रहा। बच्चा हाथ पैर मारता है, चीज़ों को छूता है, उससे फिर उसको क्या आगे जाके और उसके भावात्मक जो सामाजिक या अन्वेषण करने के मौके मिलते हैं। अगर जैसे माँ के साथ ही बच्चा वो ना करे, माँ होती है उसी के साथ भावात्मक संबंध ना बने, तो बच्चा ना इतने अन्वेषण करने के लिए ना मतलब उत्साहित ही नहीं होता है। अगर उसे अच्छा लगेगा, जैसे माँ होती है, माँ उसको, बच्चा कुछ बोल रहा है, माँ भी उसके साथ बोल रही है ना। माँ लोरी सुनाती है उसको, अगर वो रोएगा माँ के पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, उसको हंसाती है माँ, उसके साथ झूठ मूठ रोने लग जाती है। इस तरह से ना बच्चे माँ के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अपने जो भावात्मक विकास लगाव है ना वो बढ़ाते हैं। और माँ के साथ भावात्मक लगाव बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, बच्चा और लोगों के साथ समाज के अंदर भावात्मक विकास संबंध स्थापित कर सकता है।
खेलते समय बच्चे अक्सर वयस्कों की नकल करते हैं। इस प्रकार वे उपयुक्त व्यवहार व भूमिकाओं को भी सीखते हैं जो कि उन्हें बड़े होकर निभानी होती हैं। परस्पर खेलते हुए वे विभिन्न प्रकार के कार्य, त्योहार, धारणा, परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कई बार रहते हैं ना, अगर जैसे आसपास दिवाली का त्योहार गया हो, तो बच्चे जब खेलेंगे ना, तो कि मैं रावण को मार दूंगा, मैं ये करूंगा, आज आज ना हम दिए जलाएंगे, आज हम इसकी पूजा करेंगे, चलो आज हम ना गुजिया बनाएंगे। इस टाइप से क्या बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं, त्योहारों के बारे में, एक दूसरे के त्योहारों के बारे में जानना सीखते हैं। ये भी खेल खेल में ही सीख जाते हैं। खेल भावात्मक विकास को बढ़ावा देता है। खेल क्रियाएं बच्चों के हर्ष, उल्लास, क्रोध, भय और दुख व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। इनके बच्चों के ना अपनी मन मर्जी का खेलने का मौका मिलता है। अब जैसे कि बच्चे खेल रहे होते हैं, अब जब 2-3 बच्चे खेल रहे होते हैं, तो अब घर पे तो हम बच्चे, बड़ा बच्चा है तो समझो छोटे बच्चे को डांटेगा तो हम डांटने ना दें, लेकिन अगर बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे को ना डांटने लग जाता है। और जब हम पूछते हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है वो उसे जोर से कुछ बोल दे ना, कुछ मार भी सके, कुछ भी कर दे, जोर से डांटे। पूछेंगे हम क्यों किया, तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो ना पापा बना हुआ था तो डांट दिया। हो सकता है वो बच्चे क्या अपना पहले का वो उसे कहना चाह रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो, और खेल खेल में वो अपने भाव होते हैं वो व्यक्त कर देते हैं। जो अपने देखते हैं ना घर पे, कि अगर पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करे, अगर अच्छे से व्यवहार करेगा तो हो सकता है वो खेल खेल में जब पिता बनेगा तो अच्छा व्यवहार करे। और अगर बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो हो सकता है वह भी आक्रामक व्यवहार करके दिखाएगा खेल खेल में, कि मैं तुझे मारूंगा, तुमने ये करोगे तो तुम वो करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। इस तरह से ना ये सब होता है, अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए खेल उन बच्चों के लिए उपचार या चिकित्सा है जो परिस्थिति के अनुसार सामान्य भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, तो खेल के माध्यम से दिखा सकते हैं। अब इससे पता चल गया है कि खेल बच्चों के विकास में मदद करता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। इनकी जो सीखी गई संकल्पनाएं हैं, कौशल हैं, समूह खेल में हिस्सा लेने की क्षमता, जो बाद में क्या स्कूल में बच्चों के जो बहुत सारे बच्चे जब समझो एक साथ रहेंगे, उसके लिए बच्चों को तैयार करता है। अन्वेषण, खोजबीन के मौके देता है खेल। इसमें खेलों में निपुणता प्राप्त करने के बाद बच्चे के अपने लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उनमें आत्मविश्वास आता है कि मैं आगे जाके ये कार्य कर सकता हूँ और ये कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी यहाँ आते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद में खेल स्थिति का वर्णन। खेल स्थिति क्या है? 4 वर्षीय बच्चों का एक समूह खुले मैदान में खेल रहा है। उनमें से 4 झूलों पर झूला झूल रहे हैं। हर एक बच्चा झूला झूलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बच्चा बाकी बच्चों को झूला झुला रहा है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए 2 बच्चे रेत में खेलने लग गए, लकड़ी से आकृतियां बनाने लगे। एक तो कहता है मैंने तोता बनाया, दूसरा कहता है मैंने हाथी बनाया। तो उसने कहा तुम्हें पता है जंगल में हाथी का क्या हुआ? नदी में गिर गया। इस प्रकार बच्चे ने एक काल्पनिक घटना सुनाई। जो बच्चा झूले को धक्का दे रहा था झूले के 10 पेंगों को गिनता, जैसे 1 2 ऐसे करके 10 बार, फिर झूलने वाले बच्चों को कहता अब उतर जाओ, फिर अगले बच्चों को झुलाऊंगा, इस तरह से। अब भाषाई विकास। खेल खेलते समय बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक बालिका दूसरी को काल्पनिक कहानी सुना रही थी। वह घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से देख रही थी, उसके लिए शब्दों का प्रयोग कर रही थी। इस प्रकार बच्चों का भाषाई विकास को प्रोत्साहन मिल रहा था। तो अब हम इसके अंदर उत्तर लिखेंगे। हो रहा है ना, इसमें भाषाई विकास का हमें उदाहरण दे दिया गया है कि जैसे वो बात कर रहे हैं, क्रमबद्ध रूप से चीज घटनाओं को रख रहे हैं, तो वो क्या भाषाई विकास। अब हमें ना कोई भी 2 विकास लिखने हैं, तो हम इसमें कोई भी 2 लिख सकते हैं। जैसे कि संज्ञानात्मक विकास लिख सकते हैं कि बच्ची क्या है कि बच्ची ऐसे सोच रही है ना कि कहानी सुना रही है तो उसको पुरानी घटनाएं याद है, इसका मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। वो बच्चा जो झूले को धक्का मार रहा है तो वो काउंटिंग जो कर रहा है ना, 10 तक 10 पेंगे मारता है तो 10 तक गिनती गिन रहा है, तो ये भी उसका संज्ञानात्मक विकास है कि उसे गिनती आती है। दूसरा हम सामाजिक विकास कह सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे हैं, एक बच्चा बैठा है और वो धक्का लगा रहा है, तो उसके बाद दूसरा बच्चा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है,
इसका मतलब वो मिलके खेल रहे हैं ना, एक बच्चा उतरेगा फिर दूसरे को वो झुलाएगा। तो इस तरह से वो सामाजिक विकास भी हो रहा है, शरीर क्रियात्मक विकास भी हो रहा है। इस शरीर क्रियात्मक विकास कैसे हो रहा है कि जैसे बच्चे हैं वो रेत का महल गड्ढा जो भी बना रहे हो, खेल रहे हैं, रेत के खिलौने बना रहे हैं, धक्का लगा रहा है एक बच्चा, तो उससे क्या उनके शरीर में क्रिया हो रही है। तो शरीर क्रियात्मक विकास भी तो इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो आप। अब दूसरा क्या, नीचे दी गई पंक्तियों में से बताइए कि खेल किस प्रकार भावात्मक विकास में सहायक होता है। जो भावात्मक विकास में पंक्ति नहीं दी गई है, भावात्मक विकास में हमने ऊपर पढ़ा था ना कि बच्चे अपनी भावनाओं को ना नॉर्मली व्यक्त नहीं कर पाते, जो खेल के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि वो बड़ों की नकल करते हैं जो पहले नॉर्मली बोल नहीं सकते किसी परिस्थिति में, लेकिन क्या है वो अगर खेल रहे होते हैं ना तो वो बड़ों की नकल करके, जैसे एक बच्चा अपने पिता की नकल करके, वैसे पिता को नहीं कह सकता है ना कि पिता मारते हैं कुछ ये कुछ भी, लेकिन क्या है जो खेलता है तो बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, तो उससे क्या अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। तो बच्चे क्या भावात्मक विकास में सहायक होता है। अब वे 4 तरीके बताए जिनके द्वारा पालन करता बच्चों को खेल द्वारा सीखने में मदद कर सकते हैं। अब इसमें क्या बच्चे जैसे खेल रहे हैं तो उन्हें खोजबीन के अवसर दे सकते हैं। जो बच्चे हैं उनको बच्चों को खोज को समझने में सहायता देंगे, अवसर देंगे, व्यापक बना सकते हैं उसकी खोज को कि जैसे बच्चे जैसे उसमें था ना कि उससे मिट्टी का वो गिर गया, उसने खुद ही देखा फिर दोबारा उठा के वो किया। तो इससे क्या पालनकर्ता अगर उसके साथ रहेगा तो उसमें जैसे उदाहरण में था कि वो उसे और जगह गिरा के दिखाएगा कि ये इस जगह पे गिरने पे टूट रहा है, इस जगह पे नहीं टूट रहा है। तो इस सब से क्या है बच्चे को और सीखने में मदद मिलती है। और चौथा ही बच्चे को ना जैसे मुक्त खेल खेलने के लिए दे सकते हैं, पालन करता उसके ऊपर ना बोझ ना न डाले कि मतलब ये ही कर ऐसे, इस तरह से उसे ना अपने आप खेलने दें। इस तरह से कई कई चीज़ें कई तरीकों से माता पिता बच्चों को खेल खेल में उसका विकास होने में सहायता दे सकते हैं। खेल बच्चों के विकास में जानने का एक माध्यम है। अब बच्चे क्या है, बच्चे खेल खेलते तो अपनी मर्जी से खेलते, तो हमें ना ये पता होता है कि बच्चे को ये खेल पसंद है तो उसका नेचर किस टाइप का है, इस टाइप से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे खेल स्थितियाँ किस प्रकार में बच्चों के विकास के स्तर में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे एक बच्ची है, वो माँ के साथ खेल रही है तो उसकी चूड़ी के साथ जो चूड़ियों की आवाज़ होती है उससे बच्ची का मन बहलता है। बच्ची और कोई जैसे अगर ना जैसे बच्ची उस ध्वनि की तरफ देख रही है लेकिन उसे उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही होती है, तो ये ना नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे बैंगल की आवाज़ है कानों में जाएगी तो बच्ची कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर दिखाएगी। तो नहीं दिखाएगी इसका मतलब हो सकता है कि उसे कोई दिक्कत हो, जैसे उसे सुन नहीं रहा हो, तो उस टाइम उसको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे श्रवण शक्ति असामान्य हो सकती है, तो टाइम से उसको उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे बच्चे को पत्थर के आकार नुमा अलग अलग रख पाएँ, ये सब बच्चों को हम देते हैं कि इससे ये बनाओ, इससे ये बनाओ, इससे फूल बनाओ, इससे बच्चे जैसे ब्लॉक से ABCD बनाते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं, गलत करते हैं, तो इसका मतलब उन पे ना ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो कर पाते हैं तो इसका मतलब उनका संज्ञानात्मक विकास सही हो रहा है। खेल के अवलोकन द्वारा यह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों की संकल्पना की समझ वास्तव में है या नहीं है, या सिर्फ वो जो स्मृति है उसके आधार पर वो दोहरा रहे हैं। तो ये सब हम उनके खेलों को देख के जान पाते हैं। जैसे एक बच्चा है उसे मैं बोलूँगी कि 4 तक गिनती गिन के बताओ तो वो गिन लेगा, लेकिन अगर हम उसे कहेंगे ना कि 10 तक गिनती, ये 10 तक गिनती बोलो तो वो बोल सकता है। हम उसे कहेंगे कि ये कंकड़ है, इनको बताओ ये कौन कौन से क्रम में लगे हैं, या फिर 1 2 3 4 करके लगाओ, तो वो शायद लगा पाए या ना लगा पाए। दूसरा हम बच्चे को कह जैसे एक बच्चा है उसे हम कहेंगे कि उसे 5 तक 10 तक काउंटिंग आती है, हम क्योंकि वो बोल देता है तो हम समझते हैं कि हाँ उसे आती होगी। लेकिन जैसे अगर हमने टॉफ़ी ली, बच्चे को कहेंगे कि कितनी टॉफ़ी लोगा, तो वो कहेगा कि मैं 5 लूँगा, और जब वो टॉफ़ी लेने लगे तो मुट्ठी भर के ले ले, 1 2 ले। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को ना सिर्फ संज्ञानात्मक ज्ञान हो तो रहा है लेकिन ढंग से नहीं हुआ है अभी, तो ध्यान देना हमें आवश्यक है। तो
जैसे बच्चों में शारीरिक व क्रियात्मक विकास का अंदाजा भी उनकी ऊंचाई से छलांग लगाते हुए, पेड़ पे चढ़ते हुए, इससे भी हम देख सकते हैं कि जैसे बच्चा है, कोई कितनी जल्दी 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 कुछ बोल लेता है, दूसरा नहीं बोल पाता है। एक बच्चा है, किसी पेड़ पे चढ़ जाता है, दूसरा चढ़ने में झिझकता है। तो इससे हमें उनके शारीरिक विकास है ना, इनके ऊपर हमें ध्यान दे सकते हैं कि इसका ये विकास सही नहीं हो रहा है, इस क्षेत्र में इसको विकास के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों द्वारा बनाए हुए चित्र, कहानियाँ उनके क्रियात्मक, ज्ञानात्मक कौशल व उनके भावात्मक विकास को भी बोध करवाते हैं। तो इससे क्या है, हमें पता चल जाता है कि बच्चों का विकास सही हो रहा है नहीं हो रहा है। खेल के माध्यम से भी ये बात हम पता कर सकते हैं। जैसे एक बच्ची है, खेलते ही गिर गई और रोने लगी। 4.5 वर्ष का एक छोटा बच्चा वनीत आया और उसे रोते हुए को चुप करवाया, उठाया और कहने लगा, रो मत, दर्द हो रहा है। जब मैं गिरता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है, चलो इस पे दवाई लगाते। तो क्या है, उसे याद है कि मैं भी ऐसे, वो भी गिरा होगा ना तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, दर्द हुआ था, उसे चोट लगी थी, तो उसे एहसास है। तो इससे भावात्मक वो भी हो रहा है, उसकी भावनाओं के बारे में भी पता चल रहा है। तो इस तरह ना खेल बच्चों के विकास को बताता है कि सही दिशा में जा रहे हैं नहीं। अब खेल सीखने का माध्यम, खेल सीखने का माध्यम कैसे है? शैशवावस्था में चिंतन शक्ति का विकास क्रिया के माध्यम से होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें चिंतन शक्ति का विकास क्रिया के माध्यम से होता है, क्योंकि उनको कुछ वैसे तो खेल पाते नहीं है, लेकिन क्या है, जो क्रिया करते हैं ना उन्हीं के माध्यम से वो सोचते समझते सीखते हैं। जैसे छोटी बालिका है, वो आवश्यकताओं को मौखिक रूप से बता सकती है, लेकिन जो छोटी बालिका होती है वह खेल क्रिया के माध्यम से ही सीख सकती है। दूसरों के बारे में जानने के लिए उनसे खेलती है, मुंह में डालती है चीज़ों को, दूसरों को इशारों से दिखा देती है चीज़ें, ऐसे ही करके वो चीज़ें सीखते हैं। जैसे अगर उसे कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, धीरे धीरे वस्तुओं से खेलते हुए समझ जाती है कि कहीं गिर गई हैं वो चीज़ें, लेकिन है तो सही, क्योंकि शुरू में उन्हें ना, बच्चे को लगता है कि सामने कोई चीज़ है तो वो है, आंखों से दूर है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्ची खेलती हुई देखती है, सीखती है, उसे पता चल जाता है कि नहीं, चीज़ें यहीं कहीं होती है लेकिन इधर उधर होती हैं, टूट भी जाती हैं चीज़ें। ये सब बच्चे खेलते हुए सीखती हैं। तो इससे बच्चे का सामाजिक, ज्ञानात्मक, भाषाई, शारीरिक, क्रियात्मक कौशल का सीखना खेल के माध्यम से ही संभव होता है। बच्चे क्रिया से सीखते हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि स्वयं कुछ करना सीखने का सर्वोत्तम साधन है। जैसे पानी में पत्थर फेंकेंगे, डूबेगा, तो हम जान जाते हैं कि ये नहीं डूब रहा, इसका मतलब ये इस पे डूबने पे नहीं, पानी में डालने पे नहीं डूबेगा। डंडी फेंकेंगे तो देखेंगे कि ये तैर रही है। तो बच्चे क्या इस तरह से सीखते हैं। बच्चों को अगर कुछ मौखिक रूप से बताया जाए तो उतना नहीं सीखते जितना कि वो प्रयोग करके सीखते हैं ना, वो ज़्यादा खुश होकर सीखते हैं और ज़्यादा उनमें रुचि दिखाते हैं, और उससे सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो भी तेज हो जाती है। अब खेल बालिका का ध्यान बनाए रखता है। बच्चे किसी एक क्रिया में अधिक समय तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ये तो पता है। जैसे बच्चे हैं, उनको एक जगह बिठा दें तो 2-4 मिनट बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो आजकल केंद्र है ना, शाला पूरा, उनमें औपचारिक शिक्षाएं दी जाती हैं। वहाँ पे बस बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, सिखाएंगे, बच्चे सीखेंगे। इससे अच्छा बच्चे इस टाइम सीखते हैं, लेकिन उससे बच्चे का ना सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इससे अच्छा अगर बच्चों को ना खेलने के मौके दिए जाए ना तो बच्चा जल्दी सीखता है, उससे ये सीखने की प्रक्रिया उसके लिए नीरस नहीं होती। प्रारंभिक वर्षों में किसी भी संकल्पना को सिखाने का एकमात्र तरीका है खेल। खेल शिक्षा में इसलिए भी सहायक होता है क्योंकि यह बच्चों को शारीरिक रूप से संलग्न रखता है, उसका ध्यान एक क्रिया में अधिक समय तक बांधे रखता है। क्यों, खेल खेल में बच्चे एक चीज को, क्या उसमें मजा आ रहा होता है तो बहुत देर तक उस क्रिया में लगे रह सकते हैं। जैसे अगर कविता भी खेल खेल में हम उसे सुना रहे हो ना तो बहुत देर तक वो उसमें लगे रहेंगे और उसे याद हो जाएगी। लेकिन अगर हम बस उसे कविता सुनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो शायद हो सकता है बच्चा इतना ध्यान ना दे उसके ऊपर। खेल के प्रकार, खेल से सीखना आनंददायक। अब ये तो हमें पता है, पीछे हमने पढ़ा था कि बच्चे जो खेल खेल में सीखते हैं ना उनमें बच्चों को मजा आता है। उन्हें उसी तरीके से सिखाना चाहिए कोई भी चीज़, जिससे जिससे वो ना खुद खुश होकर सीखें। सीखने की प्रक्रिया उनके लिए रोचक बन जाती है। उन्हें मतलब खुद को चुनौती देते हैं और खुद से उसमें सीखते हैं, तो ये एक ना आनंददायक प्रक्रिया है।
खेल के प्रकार, खेल कैसे कैसे होते हैं। पहला है मुक्त व संरचनात्मक खेल। अब पालनकर्ता लक्ष्य व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खेल क्रियाएं आयोजित करते हैं। इन क्रियाओं में बच्चों को पालनकर्ता के अनुदेश का पालन करना पड़ता है। उनके पास खेल क्रिया को बदलने के लिए स्वतंत्रता भी नहीं होती और अपने ढंग से खेलने के लिए बालिका स्वतंत्र है, या उसे पालनकर्ता द्वारा बताए गए जो नियम है ना उनका पालन करना पड़ता है। तो ऐसे जो खेल होते हैं मुक्त या संरचनात्मक खेल होते हैं, जैसे कि जब बालिका मिट्टी के साथ किसी वयस्क के हस्तक्षेप के बिना खेल रही हो तो मुक्त खेल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बच्ची खुद से मिट्टी से खेल रही है कि खुद ही कुछ बना रही है, खुद ही कुछ तोड़ रही है, तो वो होता है मुक्त खेल। और दूसरी ओर आकृति की संकल्पना समझने के लिए बालिका को जब पालनकर्ता निर्देश देती है, जैसे बच्चों को कुछ कटोरी या ग्लास दे दिया और पालनकर्ता बोलेगी देखो इसके अंदर मिट्टी भरो, ऐसे लगाओ, देखो क्या बना, कटोरी के अंदर मिट्टी भरो, देखो ये बनाओ कैसा बन गया, तो इसे कहते हैं संरचनात्मक खेल। तो ये मुक्त खेल और संरचनात्मक खेल हो गया। ये दोनों ही खेल बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। मुक्त खेल जिज्ञासा और पहल को बनाए रखता है और बच्चे को खोज करने के अवसर के लिए आगे प्रोत्साहित करता है। और संरचनात्मक खेल बच्चों के कुछ विशेष पहलू को ध्यान में रखता है। इससे क्या है, बच्चे एक्स्ट्रा सीखते हैं। बच्चे किसी खेल विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संरचनात्मक खेल है वो खेला जाता है। इसलिए जो संरचनात्मक और मुक्त खेल दोनों ही बच्चे के विकास के लिए जरूरी हैं। बाहरी और भीतरी खेल, जैसा कि नाम से पता लगता है बाहरी खेल घर के बाहर खेले जाएंगे ग्राउंड में, और जो भीतरी खेल है वो हम अंदर भी खेल सकते हैं कमरे में। घर के बाहर खेले जाने वाले खेल के अवसर अधिक मिलते हैं क्योंकि यहाँ ना स्थान और अधिक बाधाएं कम होती हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के लिए स्थान भी सीमित होता है और जो गतिविधियां होती है ना वो कम हो पाती हैं। ये खेल ना इनमें अंतर होता है। जैसे भीतरी खेल है, भीतरी खेल में अगर बच्चा बॉल से खेलना चाह रहा है तो बस बॉल को बैठ के कि बस यहाँ से बैठ के लुढ़का सकता है, और अगर बाहर खेलेगा तो बच्चा क्या बाहर फेंक फेंक के खेल सकता है। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है। कभी कभी भीतरी खेल को बाहर करने से नीरसता दूर होती है, बच्चे के लिए वही क्रिया नई और रुचिकर भी बन जाती है। तो कभी कभी ना ये प्रयोग भी करने चाहिए कि बाहरी खेल तो भीतर नहीं खेल सकते, लेकिन जो भीतरी खेल है ना पार्क में जाके चटाई बिछा के बच्चे लूडो खेल सकते हैं। इस टाइप से बच्चों को थोड़ा सा ना अच्छा भी लगेगा। व्यक्तिक और सामूहिक खेल, अकेले बच्चा खेलता है वो व्यक्तिक खेल है, और जब बच्चा 4-5 बच्चों के साथ खेलता है ना वो सामूहिक खेल होता है। अब व्यक्तिक खेल में बच्चा अपने ही नियम बनाता है, और सामूहिक खेल में दूसरों की बारी की प्रतीक्षा करता है, अपनी बारी की, दूसरों की बारी आती है तो उनके साथ खेलता है, नियम जो होते हैं नियमों का पालन करता है। इस तरह से बच्चा क्या है खेल खेल में सीखता है, सामाजिक होना सीखता है। कई बार वैसे तो बच्चे ना साथ में खेलना ही पसंद करते हैं, पर बहुत समय पे ना कई बार होता है कि बच्चे अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा होता है, किसी चीज़ को लेते हैं बस खेलना है, अकेले खेलना है तो खेलना है। तो ये भी बच्चे के ना बच्चे का अपनी अपनी योग्यता, अपना कौशल है, तो ये भी बच्चे के लिए ना बहुत ज़रूरी है। ओजस्वी व शांत खेल, ओजस्वी तो वही खेल हैं जैसे कि भाग दौड़ के उछल रहा है, हम बोलते हैं कितना शैतान बच्चा है, वो ओजस्वी खेल है। शांत खेल एक जगह बैठ के अपने ब्लॉक ले लिए वहीं पे अपना बैठे बैठे चटाई पे खेल रहा है, वो शांत खेल होते हैं। जैसे ओजस्वी खेल तो वो हो गए कूदना उछलना, और शांत में हो गया बैठ के चित्र बना रहा है, मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, ये सब क्रियाएं होती हैं शांत खेल। ओजस्वी में ऊर्जा खर्च होती है, और शांत खेल होते हैं उनमें बच्चे आराम से बैठे रहते हैं। संवेदी क्रियात्मक व प्रतीकात्मक खेल, अब बच्चे होते हैं उन वस्तुओं को छेड़ना, उनको जिस छोटे बच्चे होते हैं मुंह में लेते हैं, सूंघते चखते हैं, परिवेश की छानबीन करते हैं। इनमें क्या है बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, बच्चों की सारी इंद्रियां लगी हुई होती है, मांसपेशियों का समन्वय की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए इनको संवेदी क्रियात्मक खेल कहा जाता है कि बच्चों की ना संवेदनाएं उनसे जुड़ी होती हैं। शैशवा काल के अंत तक बच्चे नाट्य के खेल में भाग लेने लगते हैं और ऐसे कल्पना करते हैं कि टीन का जो डिब्बा है वो घर है, लकड़ी का पुर्जा हवाई जहाज है, ऐसे करके क्या है वो अपने अपने ना कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, और अपने हिसाब से ही कुछ कुछ बना के किसी चीज़ को प्रतीक बना के किसी चीज़ का खेलने लग जाता है। एक लकड़ी है,
हम उस लकड़ी को समझो कि झाड़ू है, झाड़ू को हम झाड़ू ही समझते हैं। अब बच्चा उसके ऊपर बैठ के कहेगा चलो 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 मेरी जादुई झाड़ू चल दी, मेरी ट्रेन चल दी। इस तरह से कुछ भी बच्चे खेल लेते हैं। शैशव काल के अंत तक बच्चे नाट्य के खेल में भाग लेने लगते हैं। इस तरह बच्चे जो होते हैं वो अपने खेल प्रतीकात्मक रूप में भी खेलते हैं और मानसिक विकास भी इससे बच्चों का होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर है। पाठ की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, इसके हिसाब से। अब पहला है कै, बच्चों के खेल का अवलोकन करने से उनकी, अब हम इसमें लिखेंगे उनकी और डैश के बारे में पता चलता है, इसलिए अवलोकन हर क्षेत्र में उनके विकास को मापने का, उनके विकास को आंकने में मदद करता है। तो इन खालिस्तान में क्या आएगा? पहला है कै में, बच्चों के खेल का अवलोकन करने से उनकी योग्यता और जानकारी का स्तर के बारे में पता चलता है। ये क्या सेंटेंस है? ऊपर हम जब ऊपर स्क्रॉल करोगे आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बच्चों के खेल का अवलोकन करने से उनकी, खालिस्तान में आएगा योग्यता और क्या है? जानकारी का स्तर के बारे में पता चलता है, इसलिए अवलोकन हर क्षेत्र में उसके विकास को आंकने में मदद करता है। इसमें आ जाएगा तीसरे में विकास। अब ख है, ख में क्या आएगा? खेल बच्चों के लिए सीखने का माध्यम होना चाहिए क्योंकि स्वयं कुछ करने का अवसर प्रदान करता है खेल बच्चों को और सीखने का उत्तम तरीका है। इसके अलावा खेल के माध्यम से बच्चों को जो सीखते हैं उनसे बच्चों को मजा आता है। ठीक है, तो ये इसमें पहले में स्वयं कुछ करके सीखना और दूसरे में मजा आएगा। अज्ञे है, वे खेल क्रियाएं जिनमें बच्चों को पालनकर्ता के नियमों व अनुदेशों का पालन करना पड़ता है वे होते हैं संरचनात्मक खेल। और जो बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं ना, और जिन क्रियाओं का चुनाव बच्चे स्वेच्छा अपनी इच्छा से करते हैं वो होते हैं मुक्त खेल कहते हैं। ये खेल आमतौर पर खुले में खेले जाते हैं, उन्हें कहते हैं बाहरी खेल, जो हम बाहर खेलते हैं ना खुले में। और जो खेल घर के भीतर कमरे में खेले जाते हैं उन्हें कहते हैं भीतरी खेल। इसमें भीतरी आएगा। जब बालिका अपने आप अकेले खेलती है तो खेल व्यक्तिक खेल कहलाता है, और जब वो दूसरों के साथ समूह में खेलती है ना तो वो आ जाएगा सामूहिक खेल। और थर्ड है, जिन खेल क्रियाओं में बच्चे बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करते हैं तो उन्हें ओजस्वी खेल कहते हैं, और जिनमें अधिक शारीरिक क्रिया नहीं होती तो उन्हें शांत खेल कहा जाता है। अब खेल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बच्चे का खेल कैसा है, बच्चे की खेल सामग्री कैसी है, इन सब का ना बच्चे के जो खेल है ना उसको प्रभावित करती हैं ये सब क्रियाएं जो होती है ना, ये सब कारक होते हैं। जैसे बच्चे किस एज का बच्चा है। अब पहले हम देखेंगे कि खेल को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आयु आता है। बच्चे किस प्रकार का खेल चुनते हैं यह उसकी उम्र से प्रभावित होता है। जैसे एक 6 महीने की तो ऐसी चीजें उठाएगी जो आसपास पड़ी है उन्हीं को उठा के खेलेगी, यही उसके लिए खेल है। 4 वर्ष का बच्चा है वो साइकिल चलाएगा, वो उसके लिए खेल है। रेत की वस्तु बनाएगा, थोड़ा और बच्चा बड़ा हो जाएगा वो अपने हिसाब से खेलेगा। 4 और 8 वर्षीय बालक जो होते हैं शारीरिक कौशलों से भी मतलब अलग अलग, जैसे थोड़े बड़े बच्चे जो होते हैं वो अपने हिसाब से खेलते हैं, थोड़े छोटे रहते हैं वो अपने हिसाब से खेलते हैं। जिन खेलों में आपसी सहयोग, टीम से खेलना, नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो हो सकता है छोटे बच्चे नहीं खेल पाए जो 2-3 साल के हैं, और जो बड़ा बच्चा है वो खेल ले। तो इससे भी अंतर होगा। एक जैसे 6 वर्ष की बालिका और 3 वर्ष की बालिका है वो गुड़िया से खेलती हैं तो वो भी अलग अलग तरीके से खेल पाएंगे ना, क्योंकि उनकी आयु भिन्न भिन्न है। एक का सोचने का तरीका अलग है, एक का सोचने का तरीका अलग है। तो इस प्रकार से ना हम कह सकते हैं कि आयु खेल को ना प्रभावित करती है। एक बच्चा है जो छोटा है तो हो सकता है खेल में ध्यान कम लगाए, दूसरा बच्चा है उसी खेल को बहुत देर तक खेल ले। हालांकि बच्चों की उम्र उनके खेल को प्रभावित करने में एक निश्चित भूमिका निभाती है, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खेल में व्यक्तिगत भिन्नता व अभिरुचियां भी महत्वपूर्ण। संभव है एक 5 वर्षीय बालिका अपनी उम्र के अन्य बच्चों की अपेक्षा सामूहिक खेल में कम समय व्यतीत करे क्योंकि उसे पसंद ना हो। सीधा सा व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब तो यही हो गया ना, किसी को पसंद हो किसी को ना हो। तो ये आयु खेल को प्रभावित करती है। दूसरा, लिंग।
अब लिंग भी बच्चों बच्चों के खेल को प्रभावित करता है। जैसे कि एक वर्ग वर्ग सा बना हुआ है, हम लोगों को खुद भी देखते हैं कि जब हम बच्चों को खिलौने दिलवाने जाते हैं तो लड़कियां के खिलौने चुनती है जो शांत होते हैं, टॉयज, गुड़िया, है ना, टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज। लड़के गन, गाड़ी, ट्रक, इस टाइप के खिलौने चुनते हैं। तो ये भी मतलब हम कह सकते हैं कि लिंग जो होता है वो भी बच्चों के खेल को प्रभावित करता है। जैसे अगर बच्चे हैं उनमें जैसे खेल नहीं है, खिलौने, बिना खिलौनों के घर में भी खेल रहे हैं, तो लड़की होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनना पसंद करती है, चुन्नियाँ लपेट के बच्चे खेलते हैं, खाना बनाने का नाटक करती हैं, सिलाई, है ना, ये चीज़ें। और जो लड़के होते हैं वो अपने पिता का कोट पहनना पसंद करते हैं, पेपर पढ़ेंगे खेल खेल में, गाड़ी चलाएंगे, बंदूकों से खेलते हैं। ये सब ना बच्चों को दर्शाता है कि लिंग बच्चों के खेल को प्रभावित करता है। अब जैसे लड़की है वो पूरे दिन छोटे भाई बहनों की देखभाल करेगी, तो वो खेल में भी यही झलकता है कि खेल रहेगा तो उसमें वो काम करेगी, है ना। और लड़का कहेगा कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं काम करूंगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि दोनों के खेल में अंतर होता है। संस्कृति, अब संस्कृति भी यही पर फर्क है इसमें, क्योंकि जब बच्चा जिस संस्कृति में रहेगा उसी तरह के खेल खेलेगा। जैसे माँ और बच्चे दोनों के लिए जैसे गीत गाते हैं, गुनगुनाती है माँ, जो लोरी गाते हुए गीत गाते हैं ना, लोरी गाती है ना। तो बच्चे के साथ बात भी करती है, मालिश करती है, तो ये भी एक उनका खेल हो गया है। और दूसरी जगह पे कोई माँ दूसरे तरीके से बच्चे का ध्यान रख रही हो। अब इसमें ये हो गया कि सभी संस्कृतियों में खिलौनों की समृद्ध परंपरा होती है। जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे जो खिलौने पाए गए वो उस तरह के थे कि उस टाइम के खेल सामग्रियाँ अलग थी। अभी लकड़ी के खिलौने महाराष्ट्र के चेन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कोंडावली में बनते हैं। लकड़ियों के खिलौने के उड़ीसा और जो कर्नाटक है उस साइड लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में जो लोक परंपरा के खिलौनों के साथ आधुनिक खिलौने भी बनते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा में व्यावसायिक खिलौने बहुत कम मिलते हैं। कई जगह पे जैसे नॉर्थ में ऐसे जो चाइनीज़ खिलौने होते हैं आजकल ये रेडीमेड आने लग गए हैं बच्चों के लिए। अपने अपने जैसे कई त्योहार होता है, दशहरा होता है, तो उसमें रावण का मास्क मिलता है, राम का मास्क मिलता है, धनुष मिलता है, तलवार मिलती है, गदा मिलती है। तो ये सब क्या है, उसकी संस्कृति को दर्शाते हैं बच्चों के खिलौने। बच्चे बांसुरी लेके आता है, जिस संस्कृति में वो रहता है आसपास उसी से संबंधित खिलौने भी उसे मिलते हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत क्या काफ़ी फर्क पड़ता है। वैसे जो आजकल क्या व्यावसायिक खिलौने हो गए हैं ना, वो ज़्यादा बिकने लग गए हर तरफ, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक वर्ग का प्रभाव। निम्न सामाजिक वर्ग में बच्चों का अधिकांश समय माता पिता से के काम करते हुए बीत जाता है, तो खेलने का समय कम मिलता है। पर फिर भी वो जैसे काम करते करते भी खेलने में टाइम निकाल ही लेते हैं। जैसे बच्चा जैसे तट पे है तो वहीं तट पे ही रेत से खेल सकता है, कंकड़ों से खेल सकता है ना। इस टाइप से बच्चा अपनी चीज़ें खेल की खुद ही ढूंढ लेता है। पत्थर, बोतल के ढक्कन, खाली डिब्बे, ये इनसे खेल सकता है अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो। अब किसी की गुड़िया होती है, गुड़िया कोई अपनी मिट्टी की गुड़िया बना लेता है, कपड़े की गुड़िया बना लेता है। जिनकी आर्थिक स्थिति सही होती है वो अपना बनी हुई गुड़िया लेके आती है, महंगी गुड़िया सुंदर सजी हुई लेके आती है, तो ये भी थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। अब किसी का सामर्थ्य हो तो वो अपने नए खिलौने लाते हैं, बच्चे के लिए नई गाड़ी ला के दे देते हैं। किसी का ना हो तो पुराने टायर होते हैं, माचिस के डिब्बों से, इनसे खिलौने बना के बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे खुद से खेल सामग्री बना सकते हैं। उनका मन करता है ना कि हमें हमें गाड़ी बनानी है, तो बच्चे उन्हीं से कुछ बना के देख सकते हैं, खेल सकते हैं। सामाजिक वर्ग में यह भी निर्धारित होता है कि बच्चों को खेलने के लिए कितनी और कैसी जगह मिले, क्योंकि जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं वहाँ तो खूब उनके लिए समझो गार्डन है पीछे घर के, तो आराम से खेल सकते हैं। अब जिनका घर ही छोटा है उन्हें तो उन्हीं मकान में उतनी सी जगह में खेलना होता है, तो अपनी खुद से अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है, और खिलौने भी उसी हिसाब से रखने पड़ते हैं ना कि इतनी जगह में जो आ जाए। तो ये भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। जैसे निम्न वर्ग के परिवार होते हैं, सभी लोग आर्थिक स्थिति में बिजी रहते हैं,
तो जो बच्चा होता है उसके पास खेलने का समय भी कम होता है, मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं उसके पास खेलने के लिए भी साधन भी होते हैं बच्चे के पास, और समय भी काफ़ी होता है। तो इसलिए क्या है, बच्चे के जो खेल के ऊपर सामाजिक वर्ग का भी प्रभाव पड़ता है। दोनों के अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग खेल होते हैं उनके, पारिस्थितिकी और परिवेश। शहर की भीड़भाड़ में खेलने के लिए खुली जगह कम मिल पाती है, फिर भी बच्चे अपनी जगह तो ढूंढ ही लेते हैं। तंग गलियां, सड़क, घर की छत पर खेलने में लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि शहरों में क्या है, मैदान कम होते हैं, गांव में बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं। नदी, तालाब, पेड़ पे चढ़ने, ये सब गांव में खेल सकते हैं, शहर में नहीं खेल सकते ये वाले खेल बच्चे। तो गांव और शहरों में रहने का भी एक फर्क पड़ता है, पारिस्थितिकी और परिवेश। जैसे पहाड़ है, पहाड़ों पे बच्चे अपना पहाड़ पे चढ़ना ही खेल हो जाता है उनके लिए ना, तट पे रह रहे हैं तो तट पे नाव चलाना उनके लिए खेल हो जाएगा, इस टाइप से। तो ये भी पारिस्थितिकी और परिवेश भी खेल को प्रभावित करते हैं। जनसंपर्क माध्यम, अब ये भी एक ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे के खेल को प्रभावित करने के लिए जनसंचार माध्यम, या जैसे आता है ना टीवी, कैसे प्रभावित करता है बच्चे के खेल को। तो ये भी एक है, जैसे ये बच्चे के खेल को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। बच्चों के लिए अनेक प्रकार की चित्रित किताब, पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, उनके लिए विशेष प्रकार से रेडियो व टेलीविज़न पर कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। जो बच्चे ना पढ़ी हुई कहानियों को उत्सुकता के साथ अभिनय करते हैं, रेडियो के ऊपर सुनते हैं, वैसा ही गाना गाते हैं, वैसी धुन सुनाते हैं। जनसंपर्क माध्यम अक्सर समाज की रूढ़िबद्ध धारणाओं का समर्थन करते हैं, और वो बच्चों के खेल में झलकती है, क्योंकि बच्चे जो टीवी में देखते हैं ऐड या सुनते हैं रेडियो में, वही बच्चे उन्हीं की नकल करके अपना खेल खेलते हैं। जनसंपर्क माध्यम दुनिया को बच्चों के करीब लाते हैं और उनकी जानकारी बढ़ाते हैं। इससे क्या है, अगर ये सब जानकारी बच्चा वयस्कों के निर्देशन में लेगा ना, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी जानकारी रहेगी। लेकिन अगर जैसे बच्चा है ना, अगर खुद से ये सब ले, तो हो सकता है कि उसके ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। लेकिन अगर इसका सकारात्मक प्रभाव चाहिए तो वयस्कों की देखरेख जरूरी होती है, क्योंकि बड़ा ना उन्हें बता सकता है कि ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। मुद्रित और श्रव्य दृश्य माध्यम जिस प्रकार प्रेरण बच्चों को प्रदान करते हैं, उनमें भिन्नता होती है। जैसे किताबें होती हैं, इसको खुद पढ़ के पता लगाना पड़ता है, और जो टेलीविज़न और रेडियो होता है उसमें हम सुनकर पता लगाते हैं, ठीक है। तो इससे भी बच्चों के खेल पे असर पड़ता है। इसी कारण श्रव्य दृश्य माध्यम में वयस्कों का निर्देशन अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये देख के कर रहे हैं ना, तो बच्चे क्या गलत देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, तो इसके लिए वयस्कों का बच्चों के इसके अंदर हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। अनुभवों का स्तर, अब अनुभवों का स्तर भी इसको प्रभावित करता है, जैसे कि उम्र, लिंग, पारिस्थितिकी, संस्कृति, परिवार के उपलब्ध साधन, संचार माध्यम, ये सब चीज़ें क्या खेल को प्रभावित करती हैं। निम्न वर्ग के परिवार में माता पिता सुबह काम पे जाते, शाम को वापस आते, तो इतना ना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन बच्ची जब बच्चे की मालिश कर रही है माँ, और उसके साथ बातचीत कर रही है, यही उसके लिए खेल हो जाता है। और जो उच्च सामाजिक वर्ग है, उसमें बच्चे को ना खूब सारे खिलौने भी मिल जाते हैं। इस टाइप से अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों के खेल के, और उनको प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दी गई जगह मिलेगी। अब खेल को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उम्र है, संस्कृति, लिंग, सामाजिक वर्ग, पारिस्थितिकी, परिवेश, जनसंचार माध्यम और अनुभव, ये सब क्या है खेल को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम इसमें लिख देंगे। एक 2 वर्षीय और एक 5 वर्षीय बच्चे के खेल का अवलोकन कीजिए और प्रत्येक की 2 खेल क्रियाएं लिखिए। अब 2 वर्षीय बच्चे का खेल क्या रहेगा, 2 वर्षीय बच्चा क्या है, वो अपना थोड़ी देर कुछ खेल खेलेगा और फिर थोड़ी देर के बाद भाग जाएगा। अलग अलग होती है उनकी खेल क्रिया भिन्न भिन्न होती है। जैसे 2 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, वो एक जगह बैठ के खेलेगा, और उसका ध्यान ना उस खेल में थोड़ी देर लगेगा। और थोड़ा बड़ा बच्चा, 5 वर्षीय बच्चा है, तो वो क्या आराम से बैठ के थोड़ी देर अधिक देर भी खेल सकता है, और खेल में ना ध्यान लगाएगा वो, और वो खेल एक ही रहेगा, लेकिन उन दोनों के ना उसमें भिन्नताएं दिखेंगी, क्योंकि
उनकी उम्र में भिन्नता है। अब इसमें खेल क्रिया हम लिख देते हैं कि जैसे 2 वर्ष का बच्चा है, वो ब्लॉक से कुछ बना रहा है, ये लिख सकते हैं हम, छोटा बच्चा है ना, सॉरी 2 वर्ष का बच्चा है, वो अपना किसी चीज़ को देख के उसे देख रहा है, निहार रहा है, उठा के देख रहा है, ये लिख सकते हैं। 5 वर्ष का बालक है, वो हम कर सकते हैं कि ड्राइंग करके कुछ कर रहा है, वो एक जगह बैठना कुछ कर सकता है, उस तरह की खेल क्रिया इसमें लिख सकते हैं। आपके विचार से दोनों बच्चों की खेल क्रियाएं भिन्न हैं, क्यों? हाँ, भिन्न है क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी उम्र अलग अलग है, तो वो एक जैसे खेल नहीं खेल सकते। अगर खेलेगा तो छोटा वाला बच्चा उठ के भाग जाएगा, बैठा नहीं रह सकता है ज़्यादा देर, इसलिए उनकी खेल क्रियाएं क्या भिन्न भिन्न होती हैं। तो अब इससे इस लेसन में पढ़ लिया कि जो खेल होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चों को खेल खेलने से अच्छा लगता है और आनंद आता है। बच्चे खेल खेल में क्या सब कुछ सीखते हैं, अपना अन्वेषण करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है। बच्चे के खेल बाहरी भीतरी कई तरह के खेल होते हैं और इनके ऊपर उम्र, सामाजिक वर्ग, पारिस्थितिकी, संस्कृति, जनसंचार माध्यम, इन सब का प्रभाव बच्चे के खेलों पे पड़ता है। इस तरह से क्या ये बच्चों के लिए खेल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, DECE 1 का सेकंड ब्लॉक, उसके लेसन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।